हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कराने वाली है वो 100% एमसीक्यू पैटर्न पे सारे ही यूजी कोर्सेज का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एलएलबी हो, बीएलएलबी हो। सभी कोर्सेज का जो एग्जाम होगा यूजी का वो एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। इसलिए अब आपको तैयारी अपने एमसीक्यूज के हिसाब से करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में जाके एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाई करें, एक विश्लेषण करें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज है। अगर आप उन पॉसिबिलिटीज को निकाल पा रहे हैं डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस एग्जाम। और अगर आप चाहते हैं कि सच में आप जाके एग्जाम में रॉक करें, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपका हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी को। सारथी क्या है? सारथी सेमेस्टर की सबसे बढ़िया रामबाण औषधि है। बस एक सारथी और 1000 प्रॉब्लम्स, सबका सॉल्यूशन एक सारथी। तो जाइए और इस महाभारत के युद्ध में अपने युद्ध की जिम्मेदारी अपने इस सारथी को सौंप दीजिए और देखिए सारथी किस प्रकार से आपको आपकी मंजिल तक बड़ा ही बेहतर तरीके से पहुंचाता है। सारथी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से ऐप को डाउनलोड करिए और फिर उसके बाद से आप सारथी को ज्वाइन करिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारी टेक्निकल टीम का नंबर वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो लेक्चर है वो है कंपनी लॉ फर्स्ट का लेक्चर, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट 1956 वाज रिपील्ड बाय। हिंदी में कंपनी अधिनियम 1956 के को किसके द्वारा निरस्त किया गया था? तो जो कंपनीज एक्ट 1956 था एक पुराना कानून था, और कंपनीज एक्ट 1956 को खत्म करके एक ऑल टुगेदर नया कानून बनाया जाता है 2013 में। उसका नाम था कंपनीज एक्ट 2013। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सी, दैट इज कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स? जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो फोर्स में किस तारीख को आया? कंपनीज एक्ट 2013 फोर्स में यानी लागू किस तारीख से हुआ? तारीख इसमें दिए गए हैं 5 अगस्त 2013, दूसरा तारीख दिया गया है 10 अगस्त 2013, तीसरा तारीख दिया गया है 15 अगस्त 2013 या फिर 20 अगस्त 2013। तो आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो अप्लाई हुआ था फ्रॉम 20 अगस्त 2013, यानी 20 अगस्त 2013 से आपका कंपनीज एक्ट लागू हो गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज 20 अगस्त 2013। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ सेक्शंस। कंपनी अधिनियम 2013 में कितने खंड यानी कितने सेक्शन शामिल हैं? तो बताइए कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शंस यानी कितने खंड शामिल हैं? अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शंस हैं, और इस 470 सेक्शन में से मैक्सिमम जो सेक्शंस होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरीज को और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाए जाते हैं अंडर कंपनी लॉ या फिर कॉर्पोरेट लॉ। तो आपको इसमें से 470 सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, आपको इसमें से गिने चुने बहुत ज्यादा पढ़ने होंगे, तो 70 से 80 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है बच्चा या फिर जो सीए का कोर्स कर रहा है उसको 470 में से मैक्सिमम मतलब लगभग 350-400 से अधिक सेक्शंस उसको पढ़ने पड़ते हैं। आपको याद क्या रखना है, कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शंस हैं? तो कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं। कितने हैं? 470 सेक्शंस हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, Which new type of company was introduced in the Companies Act 2013?
कंपनी अधिनियम 2013 में कौन सी नई प्रकार की कंपनी पेश की गई है? तो हमने आपको ऑलरेडी लेक्चर में बता रखा है, जो 1% कंपनी का कंसेप्ट है वो ऑल टुगेदर कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके पहले 1% कंपनी का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 1% कंपनी। 1% कंपनी का जो कंसेप्ट है ये कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 में आया है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन दिए गए, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, तो उन ऑप्शंस को भी हमको देखना चाहिए। तो इसका आंसर एसोसिएट कंपनी भी हो सकता है, स्मॉल कंपनी भी हो सकता है। यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें 1% कंपनी का कंसेप्ट तो नया आया ही है, इसके साथ साथ स्मॉल कंपनी का भी कंसेप्ट नया आया है, और स्मॉल कंपनी के साथ साथ एसोसिएट कंपनी का भी कंसेप्ट नया आया है। तो इसका ऑप्शन वैसे तो सही होना चाहिए डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सा एक पंजीकृत कंपनी की विशेषता है? ऑप्शंस है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यानी शेयरों का हस्तांतरण, दूसरा ऑप्शन है परपेचुअल सक्सेशन यानी सतत उत्तराधिकार, तीसरा ऑप्शन है लिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित देयता, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसके अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लिमिटेड लायबिलिटी। इसका हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी एक रजिस्टर्ड कंपनी के विशेषताएं हैं, एक रजिस्टर्ड कंपनी के फीचर्स हैं। अगला है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज, एक कंपनी का पंजीकरण क्या होता है? ऑप्शनल यानी वैकल्पिक होता है, कंपल्सरी यानी अनिवार्य होता है, कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनीज ओनली यानी केवल निजी कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है, या फिर कंपल्सरी फॉर पब्लिक कंपनीज ओनली यानी केवल सार्वजनिक कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है। तो जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 100% कंपल्सरी होता है। जब तक आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तब तक आपकी कंपनी बन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी, दैट इज कंपल्सरी। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है। और इसका रजिस्ट्रेशन करते कहाँ है? इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ किया जाता है? तो आरओसी के पास किया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास किया जाता है। और एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 में जितने भी प्रोविजंस, जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, सारे प्रावधानों का पालन करते हुए आपको कंपनी को बनाना होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो आप सभी को पता है कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं। इन अ प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2। हिंदी में, निजी कंपनी में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो 2 है। यानी कम से कम अगर आपकी कंपनी में 2 सदस्य होंगे तभी आप एक प्राइवेट कंपनी बना पाएंगे। एक सदस्य प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकता है, एक सदस्य केवल 1% कंपनी बना सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी के केस में जो न्यूनतम संख्या है सदस्यों की वो कितनी है? तो सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिए। जब तक आपकी कंपनी में 7 सदस्य नहीं होंगे तब तक आप पब्लिक कंपनी नहीं बना सकते। यानी पब्लिक कंपनी बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, यानी मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स, 7 ओनर्स होने चाहिए, 7 सदस्य होने चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बिकम मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी।
अनलिमिटेड लोग पब्लिक कंपनी का मेंबर बन सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नो लिमिट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नो लिमिट, यानी कोई सीमा नहीं है कि पब्लिक कंपनी में अधिकतम कितने कितने आपके सदस्य हो सकते हैं। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस इट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में इसको MOA कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है लिख लीजिएगा आप लोग। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पूछा गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या परिभाषित करता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी का दायरा परिभाषित करता है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन को बताता है कि आपकी कंपनी का दायरा कितना है, कितना स्कोप है। तो क्या बताता है MOA? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है आपके कंपनी का स्कोप ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का दायरा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है कि MOA और AOA ये कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के। चार्टर यानी हमारी कंपनी में रूल्स रेगुलेशंस, हमारे कंपनी के स्कोप्स के बारे में यही डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हमारी कंपनी का रूल क्या रहेगा, रेगुलेशन क्या रहेगा, किन दायरों में, किन दायरों के अंदर हमारी कंपनी काम करेगी। ये सब कुछ MOA और AOA बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। A company incorporated by the Act of Parliament is called, एक ऐसी कंपनी जो संसद के एक अधिनियम से बनाई गई हो, उस कंपनी को हम कैसी कंपनी कहेंगे? ऐसी कंपनी जो संसद के एक अधिनियम से बनाई गई हो, द कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड। तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि कोई भी कंपनी अगर पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनाई जाए, यानी लॉ के द्वारा बनाई जाए, स्पेशल लॉ के द्वारा बनाई जाए, तो हम उसको स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। और इसके शब्द से ये स्पष्ट है, जो स्टैट्यूटरी शब्द है वो स्टैट्यूट शब्द से बना है, और स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। एंड द कंपनी क्रिएटेड बाय स्पेशल लॉ इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। उसको हिंदी में हम कहते हैं वैधानिक कंपनी। ऐसी कंपनी जो संसद के एक विशेष अधिनियम, एक विशेष एक्ट के द्वारा बनाई गई है, उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल पूछे जा सकते हैं आपसे। इसका एग्जांपल क्या है? आरबीआई इसका एग्जांपल है, यूटीआई इसका एग्जांपल है, LIC इसका एग्जांपल है, SBI इसका एग्जांपल है। ये सभी के सभी स्पेशल एक्ट से बनाई गई कंपनीज है। तो इनको हम क्या कहेंगे? स्पेशल एक्ट कंपनी या फिर स्टैट्यूटरी कंपनी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइल्ड टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी निगमन के समय रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नहीं किया जाता है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार के पास हमको सबमिट नहीं करना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है, इसके बिना तो आप कंपनी बना ही नहीं सकते। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी कंपलसरी होता है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, ये भी कंपलसरी होता है, ये आपको एक कंपनी सेक्रेटरी देता है। और प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस जरूरी नहीं होता है। जब कंपनी आप रजिस्टर करते हैं तब प्रोस्पेक्टस जरूरी नहीं होता है। जब आप अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास, तब आपके लिए प्रोस्पेक्टस जरूरी होता है। तो प्रोस्पेक्टस इज नॉट इंपॉर्टेंट, prospectus is not filed while registration of a company, prospectus is filed while listing of the company। जब कंपनी लिस्ट होगी तब प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा। जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस जो कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा दिया जाता है वो आप बस रखेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी रजिस्टर की जाती है तो उस समय प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल किया जाता है। प्रोस्पेक्टस तब फाइल किया जाता है जब कंपनी लिस्ट होने जाती है तब। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एन एग्जांपल ऑफ। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी और महाराजा के द्वारा क्रिएट की गई एक कंपनी थी। और जो भी कंपनी
किसी राजा महाराजा के आदेश से, उनके ऑर्डर से क्रिएट की जाती है, तो उस कंपनी को हम चार्टर कंपनी कहते हैं। तो बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी किसका एग्जांपल है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जांपल है चार्टर्ड कंपनी का, बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय स्पेशल चार्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो तत्काल में जो समय राजा और रानी हुआ करते थे, उन्होंने एक स्पेशल चार्टर से, एक स्पेशल आदेश से इस कंपनी को बनाया था, इसलिए हम इसको कौन सी कंपनी कहेंगे? चार्टर्ड कंपनी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर्ड कंपनी थी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चार्टर्ड कंपनी। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज। अब ये जो प्रोविजन है मिनिमम पेड अप कैपिटल का, वो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हटा दिया गया। अब क्योंकि आप लोग काफी ट्रेडिशनल सिलेबस पढ़ते हैं, जो बच्चे सीए या सीएस करते हैं उनको पता होता है कि जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का जो पास किया गया था, उसमें बताया गया था कि हमने जो 2013 में मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट रखा था, प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 1 लाख और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 5 लाख, ये सब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है पब्लिक कंपनी के लिए, उस पर कोई लिमिट नहीं है, उस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। क्या निर्धारित नहीं की गई है? उस पर कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी एक सार्वजनिक कंपनी अगर आपको बनाना है तो उसमें जो प्रदत्त पूंजी है उस पर कोई सीमा नहीं है, यानी आप जितना चाहें उतना पेड अप कैपिटल रख सकते हैं, उस पर कोई सीमा नहीं है। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी का कितना है? नो लिमिट, यानी इस पर कोई लिमिट नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू। कंपनी की संपत्ति किससे संबंधित है? बताइए, कंपनी की जो संपत्ति होती है वो किससे संबंधित होती है? तो कंपनी की संपत्ति संबंधित किससे होती है? कंपनी से, प्रमोटर से, शेयर होल्डर से या फिर मेंबर से। तो हमने आपको बताया था कंपनी का एक स्पेशल फीचर होता है कि कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, सेल कर सकती है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो कंपनी के नाम से बिलोंग कर रही है तो कंपनी की प्रॉपर्टी हो गया। दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की जो संपत्ति होगी वो कंपनी से बिलोंग करेगी, वो कंपनी से संबंधित होगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज कंपनी। प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बिलोंग्स टू कंपनी। आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। इसमें से कौन सा कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी, एवरी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, या फिर इनसॉल्वेंट पर्संस। हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता है? एमओए के अभिदाता, कंपनी के इक्विटी शेयरों का धारक, प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्य के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, या फिर दिवालिया व्यक्ति। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, अगर कोई पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है, तो वो इंसान कंपनी क्रिएट नहीं कर सकता है, वो इंसान कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। यानी कंपनी का मेंबर वो इंसान नहीं बन सकता है जो दिवालिया हो या फिर जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज दिवालिया व्यक्ति कभी भी किसी कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है। इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी। इंसॉल्वेंट पर्सन किसी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द कंपनीज नेशनलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स। कंपनी की जो राष्ट्रीयता होती है वो किसके द्वारा तय की जाती है? तो कंपनी की जो राष्ट्रीयता होती है वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के द्वारा तय की जाती है। यानी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इससे डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी की नेशनलिटी, कंपनी की राष्ट्रीयता क्या है। अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है तो उसको माना जाएगा कि वो इंडिया की सिटीजन है। वो इंडिया की सिटीजन नहीं कह सकते, वो इंडिया की रेसिडेंट है। यानी जो कंपनी की नेशनलिटी है वो डिसाइड होती है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के लोकेशन से। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जहां भी होगा उसी लोकेशन को हम कंपनी का नेशनल मानेंगे, कंपनी का नेशन मानेंगे, कंपनी का राष्ट्र मानेंगे। आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे कुछ हिंट दिया गया है। एज पर सुप्रीम कोर्ट
judgment, the company's nationality is decided by its place of incorporation, which is registered office. यानी एक केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया था कि अगर आप विवादित कोई जगह है कि मतलब कंपनी का हम नेशनलिटी क्या माने, कंपनी का राष्ट्रीयता क्या माने, तो उस केस में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां भी होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, दो तरह के ऑफिसेज होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, एक होता है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसी को कंपनी का राष्ट्र माना जाएगा, उसी जगह को, वो जगह जिस देश में होगा उसी देश को कंपनी का राष्ट्र माना जाएगा और वो कंपनी उसी देश की रेसिडेंट कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट बोर्ड कमिटीज आर फॉर्मुलेटेड। कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन के हिसाब से बोर्ड कमिटीज को फॉर्मुलेट किया जाता है, बोर्ड कमिटीज को बनाया जाता है? तो कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन नंबर 177 होता है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 177 यानी सेक्शन 177 के द्वारा बोर्ड कमेटी का गठन किया जाता है। हिंदी में कंपनी अधिनियम के किस खंड में बोर्ड समितियां तैयार की जाती हैं? तो जो धारा 177 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके हिसाब से बोर्ड का गठन किया जाता है। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से लोग रहेंगे, उनका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी शैल हैव हाउ मेनी वुमेन डायरेक्टर? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, हमने आपको बताया था जब टाइप्स ऑफ डायरेक्टर आपको पढ़ाया था तो बताया था कि हर कंपनी के पास एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। किस कंपनी के पास? जो एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और दो और कंडीशन थे, जिस कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। तो एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शुड बी देयर इन एवरी कंपनी, बट द कंपनी शुड बी अ लिस्टेड कंपनी, द कंपनी शुड हैव पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, एंड द कंपनी शुड हैव टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। अगर ये कंडीशन होता है तो उस कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द। जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? हिंदी में एक सार्वजनिक कंपनी के पहले निदेशकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एक सार्वजनिक कंपनी के पहले निदेशक यानी फर्स्ट डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? तो कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसको अपॉइंट करने का काम करता है शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कब करता है? जनरल मीटिंग में। जब शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाई जाती है तो वहीं पे कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है वो अपॉइंट कर लिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं किया गया है तो उस समय हम कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर किसको मान के चलेंगे? उन व्यक्तियों को मान के चलेंगे जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कंपनी का कोई फर्स्ट डायरेक्टर नहीं है और ना ही अभी तक शेयरहोल्डर्स ने कोई फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो उस केस में जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उनको डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा, यानी उनको फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। अन्यथा जो आपके शेयर होल्डर्स हैं जनरल मीटिंग में, वो अपॉइंट करने के हकदार हैं, वो फर्स्ट डायरेक्टर को कंपनी के जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बस इतना कहना चाहेंगे, अगर आप भी अपने सेमेस्टर के जर्नी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अपने सेमेस्टर में टॉप करने वाले ख्वाब को हकीकत में बदलने की ताकत लेना चाहते हैं, तो वो ताकत आपको दिया जा रहा है सारथी के माध्यम से। जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए और देखिए किस प्रकार से आपके सेमेस्टर की सारी समस्याएं इस एक औषधि से, इस एक रामबाण औषधि से पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।